हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब देखेंगे औसत का जो विगत वर्षों का हम प्रश्न का वीडियो कर रहे थे उसका दूसरा भाग। तो चलिए चालू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 थी। सी को मिलाकर उसका औसत उम्र 22 हो जाता है। सी की आयु क्या है? तो आपको बोल रहा है ए और बी का 3 वर्ष पूर्व औसत आयु क्या थी? 18 थी। तो 3 वर्ष पूर्व औसत आयु यदि 18 थी तो 3 वर्ष पूर्व उनके आयु का योग होगा 18 गुणा 3। क्लियर है? 18 गुणा 2, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं इसलिए 18 गुणा 2 मतलब 36 वर्ष। अब वर्तमान की यदि आप बात करें तो वर्तमान में दोनों के उम्रों में 3-3 वर्ष का इजाफा हुआ, 3-3 वर्ष वो आगे बढ़ गए। तो ए भी 3 वर्ष और बी भी 3 वर्ष, मतलब 36 साल में 3 वर्ष ए का और 3 वर्ष बी का, मतलब 36 में आप 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 वर्ष। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि प्रश्न आपको कहता है ए, बी और सी का आयु का औसत जो है वो 22 वर्ष है। लेकिन प्रश्न में ध्यान देने योग्य बात यह है कि सी के साथ जब उसने कहा है तो है का प्रयोग किया, मतलब वो वर्तमान में उनके आयु का औसत बता रहा है क्या? 22। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी के आयु का योग क्या होगा? 22 गुणा 3 मतलब 44 वर्ष। क्लियर है? 66 ईयर्स, 66 वर्ष। अब आप देख रहे हैं कि आपको सी का उम्र निकालने बोला है, आयु निकालने बोला है, तो ए और बी आप इसके स्थान पे ये रखेंगे तो सी क्या हो जाएगा? 66 माइनस 42। आप इसे लिख सकते हैं ए और बी यहाँ से, ठीक है? तो सी का आयु कितना हो गया? 24 वर्ष। क्लियर है? आपको बस इस प्रश्न में ध्यान ये देना है कि ए और बी का जो आयु बोला है वो 3 वर्ष पहले का आयु का औसत बोला है, लेकिन सी के साथ जब उसने आयु का औसत बताया है वो वर्तमान का था। तो वर्तमान में आपको इसको 22 गुणा 3 लेना होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 24 विद्यार्थियों तथा प्राचार्य की औसत आयु 15 वर्ष है। जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो प्राचार्य की आयु होगी। आपको दिया गया है 24 स्टूडेंट हैं और प्लस एक प्राचार्य, मतलब 25 लोगों का औसत आयु आपको बताया गया है 15 वर्ष है। तो 25 लोगों का कुल आयु क्या होगा? 25 लोगों का कुल आयु होगा 25 गुणा 15। ठीक है? लेकिन बोल रहा है जब इससे प्राचार्य की आयु को घटा देते हैं तो औसत आयु क्या है? 1 वर्ष कम हो जाता है। तो औसत आपको पता है औसत क्या होता है? आयुओं का योग। तो आयुओं का योग क्या हो गया? 25 गुणा 15। ये है जब प्राचार्य का उम्र उसमें मिला हुआ है, लेकिन आपको प्राचार्य की उम्र नहीं पता है तो उसको x लीजिए और उसे इस पूरे उम्र से घटा दीजिए। अब नीचे में आप क्या लिखेंगे? पदों की संख्या में पहले 25 थे, लेकिन प्राचार्य के जाने के साथ ही ये 1 कम हो गए। और ये बोल रहा है कि जो औसत थी उससे औसत 1 कम हो गया है, मतलब ये 14 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। बस 375 माइनस x बराबर 14 गुणा 24। तो x का मान होगा 375 माइनस 14 गुणा 24 क्या हो गया? 16, 336। तो 375 से 336 जाएगा, बच जाएगा आपका 39 ईयर्स, मतलब प्राचार्य की आयु होगी 39 वर्ष। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। आप देख लीजिए संख्याओं का 5 लगातार संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का औसत 16 बोल रहा है। तो आप संख्या क्या मान लेंगे? एक x मानिए, एक मानिए x प्लस 1, एक मानिए x प्लस 2, और इसी तरह पीछे भी आइए x माइनस 1, x माइनस 2। इन 5 संख्याओं का औसत, मतलब सबको जोड़ने पे आप बटे 5 करेंगे, ये औसत हुआ। ये आपको दिया हुआ है 16। यहाँ से आप क्या करेंगे? -2 + 2 कट जाएगा, -1 और +1 कट जाएगा, ये हो गया 5x बटा 5 बराबर 16। 5 कट गया, x बराबर 16। आपको बोला गया सबसे बड़ी संख्या। आप देख रहे हैं क्लियर कि सबसे बड़ी संख्या है x + 2। तो x + 2 मतलब 16 + 2 18। सबसे बड़ी संख्या होगी 18। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है।
यदि सी ए का स्थान ले ले तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है, तथा यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो ए, बी और सी की आयु क्या होगी? ठीक है, आपको दिया है ए और बी का औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। जब सी ए का स्थान लेता है, मतलब सी ए का स्थान ले लिया, सी की जगह ए लिखिए, तो सी और बी का औसत आयु आपको दिया गया है 19 वर्ष है। उसके बाद प्रश्न कहता है यदि सी बी का स्थान लेता है, यदि सी बी का स्थान लेता है तो ये हो गया ए एंड सी, इनका औसत आयु आपको दिया गया है 21 वर्ष हो जाता है। तो अब आप देखेंगे ए और बी की आयु का योग, यहाँ से आप कंक्लूड करेंगे ए और बी का औसत 20 दिया है तो ए और बी की आयु का योग होगा 20 गुणा 2, सी और बी की आयु का योग होगा 19 गुणा 2, और ए और सी की आयु का योग होगा 21 गुणा 2। सबको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 40, ये हो गया 38 और ये हो गया 42 वर्ष। ठीक है, अब आपको निकालने क्या बोला है? ए, बी और सी की आयु निकालने बोला है। ठीक है, तो आप सभी आयुओं को जोड़ दीजिए। ये 3 समझ लीजिए आपके पास समीकरण आए, पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण। ए प्लस बी, सी प्लस बी, ए प्लस सी, तो आप इसे लिखेंगे ए प्लस बी, फिर सी प्लस बी, फिर ए प्लस सी, और इससे भी ऐड करेंगे क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा है तो राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे 40 प्लस 38 प्लस 42। आप देख रहे हैं कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इसे आप लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 40, 38 और 42। ये क्या हो गया आपका 120। तो a प्लस बी प्लस सी आपका हो गया 120/2 मतलब 60। यहाँ तक ठीक है। अब आप इस तीनों में से आपके पास 2-2 के पेयर में दिया हुआ है, किसी भी 2 पेयर को निकाल के यहाँ रख लीजिए। पहले इसको रखते हैं, a प्लस बी का योग दिया हुआ है, आपने निकाला हुआ है a प्लस बी की आयु का योग कितना आया है 40। तो a प्लस बी की जगह इसके स्थान पर आप 40 रखिए प्लस c बराबर 60, तो c का उम्र आपको मिल गया 20। क्लियर है? अब इस 20 को किसी भी समीकरण में रखिए। c प्लस बी क्या है आपका 38 है, c प्लस बी 38, तो c की जगह में 20 रखिए, b को b रहने दीजिए 38, तो b का उम्र कितना हो गया 18 वर्ष, b भी 18 निकल गया। और a प्लस सी वाले से फिर पुनः c का वैल्यू रख के a का मान निकालेंगे। आपको पता है a प्लस सी बराबर क्या है? a प्लस सी बराबर है 42, तो c के स्थान पे आप 20 रखिए, तो a क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 42 माइनस 20 मतलब 22 वर्ष a की उम्र। तो ऑप्शंस में आपको देखना है a, b और c पूछा गया है, तो ऑप्शन में होगा 22, 18 और 20। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि पुरुषों की औसत आयु 36 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 32 वर्ष हो तो उस समूह में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिशत होंगे। प्रतिशत आपसे निकालने बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपने खूब सारे किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं से मिल करके ये समूह बना हुआ है, मतलब ये एक मिश्रण तैयार हो रहा है। तो आप किसी भी एक को C1 मान लीजिए, किसी भी एक को C2 मान लीजिए। ये हो गया आपका 35 मिश्रण। इनका अंतर यहाँ लिखना है, इनका अंतर यहाँ लिखना है। तो 36 और 35 का अंतर हुआ 1 और 35 और 32 का अंतर हुआ 3। तो अनुपात आपके पास आ गया 3:1। तो 3 हिस्सा आपको प्रदर्शित कर रहा है 36 मतलब मेल को, और 1 हिस्सा प्रदर्शित कर रहा है 32 मतलब फीमेल को। तो आपसे पूछा गया है महिलाओं और पुरुषों का प्रतिशत। तो आप देखेंगे कि टोटल कितने हिस्से आए हैं? 4 हिस्से, और कुल कितने थे? 35। तो 35 को, अच्छा 35 करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोल रहा है पुरुषों और महिलाओं के समूह की बात कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं किस अनुपात में? 3:1 में है। यदि इसको मैं प्रतिशत में बोलूँ तो ये कुल कितना है? 4 हिस्सा है। 4 हिस्से में से 3 हिस्सा क्या है? महिलाएं हैं। 4 हिस्सों में 1 हिस्सा पुरुष है, मतलब 75% पुरुष हैं और 25% महिलाएं हैं। क्लियर है? 3 हिस्सा पुरुषों का है, 1 हिस्सा महिलाओं का है। क्लियर? और 4 हिस्सा, तो 4 हिस्सा में 3 हिस्से दिया। 4 हिस्से में 3 हिस्से कौन है? पुरुष हैं। इसे 100 से यदि गुणा करें तो प्रतिशत में आएगा, ये हो गया 25 या 75%। और इसी तरह आप महिलाओं का भी निकालेंगे, 1/4 × 100 मतलब 25%। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत
0.3 इंच है। रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो गया। रविवार को कितनी बारिश हुई? तो आप देख रहे हैं सोमवार से शनिवार तक बारिश का वो कितना था, औसत 0.3 इंच था। मतलब सोमवार से शनिवार तक कितने दिन हुए, ये कुल आपको दिए हुए हैं 6 दिनों का औसत 0.3 इंच दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 दिनों का योग क्या हो गया, 6 गुणा 0.3 मतलब 1.1 इंच है 6 दिनों का बारिश का कुल योग। अब इसमें 7वां दिन हम जोड़ते हैं तो 1.8 प्लस 7वां दिन संडे को कितनी बारिश हुई आपको नहीं ज्ञात है, उसको आप x ले लीजिए, बटे में क्या है 6 दिन और एक संडे का दिन 7 दिन हो गया, और ये औसत बराबर कितने हैं, अब ये हो गया है 0.5 इंच। आप इसको सॉल्व करेंगे 1.8 प्लस x बराबर 7 इंटू 0.5 हो गया 3.5, तो x आपका आ गया 3.5 माइनस 1.8, ये आपका हो गया 5 में से 8 गया 1.7, मतलब संडे को बारिश हुई है 1.7 इंच। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 3 परीक्षाओं में जिनमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, एक विद्यार्थी ने प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा में क्रमशः 45% और 55% अंक प्राप्त किए। 60% का समग्र अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं? देखिए, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। आपको बोल रहे हैं कि प्रत्येक परीक्षा में कितने मैक्सिमम अंक 500 अंक है, तो आप देखेंगे कि 500 गुणा 3 हो गया टोटल, मतलब 1500 अंक टोटल हुए। उसमें उस बच्चे ने पहले पेपर में 45% प्राप्त किया, दूसरे में 55%, तो आप क्या है 500 का 45% निकालिए, 500 का 55% निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि 1500 का टोटल 60% निकाल लीजिए, और जितना अंतर बच रहा होगा उसे उतना ही प्राप्त करना होगा। लेकिन उससे अच्छा, सबसे अच्छा ये तरीका है, पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, इसमें इसने 45% प्राप्त किया, इसमें इसने 55% प्राप्त किया, और इसमें इसको 60% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन टोटल में उसका 60% होना चाहिए। ठीक है, इसमें 60 नहीं चाहिए, इसमें कितना परसेंट वो प्राप्त करे कि कुल उसे तीनों परसेंट में ओवरऑल 60% प्राप्त हो जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60% के लिए उसकी कितनी कमी है, 15% की कमी है। यहाँ 60% प्राप्त करने के लिए उसे कितने परसेंट की कमी है, 5% की कमी है। और यहाँ 60% प्राप्त करने के लिए उसे कितने परसेंट की कमी है, 60% की कमी है। तो आप देख रहे हैं 60%, 5 65% और 15 80%, टोटल उसे 80% मार्क्स लाने होंगे इस तीसरे पेपर में, तभी उसका ओवरऑल 60% हो पाएगा। तो आप क्या कीजिए, 500 का 80% कितना होगा देख लीजिए, 500 का 80% आपको निकालना है। ये हो गया 5 बार 8 पंचे 40, मतलब उसे 400 मार्क्स इस तीसरे परीक्षा में प्राप्त करने होंगे, जिससे उसका ओवरऑल जो है 60% मेंटेन हो जाए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत अंक 15 है। 5 छात्रों का औसत अंक 15.25 था जो कि कक्षा छोड़कर चले गए, और 4 छात्र जिनके अंक क्रमशः 13, 11, 10.5 और 9.75 थे नए आ गए। तब कक्षा के छात्रों का वर्तमान औसत अंक है। आपको प्रश्न में दिया गया है 50 छात्र हैं जिनका औसत अंक कितना है, 15 है। 5 छात्र चले गए, 5 छात्र चले गए जिनका औसत अंक कितना आपको दिया गया है, 15.25 था। अब 5 जो गए उसके जगह में 4 छात्र आए हैं जिनका आपको अलग अलग अंक दिया गया है, 13, 11, 10.5 और 9.75 अंक। ठीक है, आपको बोल रहा है कि अभी की स्थिति में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है। तो आप देखिए कुल पहले कितने थे, कुल जो बच्चे थे उनका कुल अंक कितना था, 15 गुणा 50। ठीक है, ये कुल अंक हो गया 50 बच्चों के जो थे। अब आपके कितने हैं, अब आपके 5 बच्चे कहीं चले गए, तो चले गए उनको घटाइए, 5 गुणा 15.25, इतने बच्चे चले गए। लेकिन इनके स्थान पे कितने बच्चे आ गए हैं, 4 बच्चे और आ गए हैं जिनका कुल प्राप्तांक ये है। तो आप इसे
साथ में जोड़ते चलिए, ठीक है। कितना होगा 13 + 11 + 10.50 + 9.75, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सभी राशियों का योग। और बटे में आप हमेशा क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए बटे में लिखते हैं पदों की संख्या। यहाँ पे क्या होगा, पदों की संख्या कुल विद्यार्थियों या कुल स्टूडेंट्स की संख्या। तो 5 चले गए और उसकी जगह 4 आए, मतलब 1 की कमी हो गई। कुल कितने थे 50, 50 में 5 चले गए 45, 45 में से 4 वापस, 45 में 4 और आ गए, तो ये हो गया आपका 49 स्टूडेंट्स। इसको आप सॉल्व करेंगे, 50 × 15 क्या होगा, तो ये आप देख रहे हैं कि जो 49 बच्चे हैं उनका औसत क्या है, 14.65 मार्क्स है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो औसत। तो आपको पता है ये ऐसा क्वेश्चन किए हैं, यदि 10 नंबर्स का एवरेज जो है x है, यदि आप संख्याओं को 10% बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पे औसत भी 10% बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है A, B तथा C का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि A तथा B का औसत भार 40 किलोग्राम तथा B और C का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो B का भार होगा। क्लियर है। आपको प्रश्न में दिया गया है A, B और C का औसत भार कितना है, 45 किलोग्राम। A और B का औसत भार दिया है 40 और B और C का औसत भार दिया है 43। आप क्या करेंगे, A, B और C के भारों का योग क्या हो जाएगा, 45 × 3 मतलब कितना हो गया, 135। A और B का भार का योग क्या होगा, 40 × 2 मतलब 80 और B और C के भार का योग क्या होगा, 86। अब आप देख रहे हैं कि आपको C निकालना है। क्या आपसे प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है B का भार होगा, B का भार पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, इस समीकरण में A और B का मान रख देंगे तो आपको C मिल जाएगा। आप देख रहे हैं A + B + C बराबर 135 है। A और B के स्थान पे आप 80 रख देंगे तो 80 + C बराबर 135, तो C बराबर 135 - 80, ये कितना हो गया, 55 किलोग्राम C का भार हो गया। आपको B पूछा गया है, आप इस समीकरण से B निकाल लीजिए। B + C आपको दिया गया है 86 है, C का भार आपके पास आ गया 55, B + 55 बराबर 86, तो B बराबर 86 - 55, ये आपका हो जाएगा 31 किलोग्राम। B का भार है 31 किलोग्राम। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है A, B का औसत वेतन 6000 है तथा C, D और E का 8000 है। सभी 5 लोगों का औसत वेतन होगा। देखिए A और B का औसत वेतन दिया है आपको 6000 और C, D और E का औसत आप वेतन दिए हैं 8000 रुपये। तो आप A और B के वेतनों का योग क्या करेंगे, 6000 × 2 मतलब 12000 रुपये। C, D और E के वेतनों का योग होगा 8000 × 3 मतलब 24000 रुपये। ये सब आपको समझ तो आ रहा है, क्योंकि अब इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आप समझ सकते हैं औसत दिया है तो उससे योग कैसे निकालना है, योग दिया है तो औसत कैसे निकालना है। अब आप देख रहे हैं इन सभी A + B + C + D + E, इनका योग निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36000 रुपये, पाँचों के
वेतन का योग है। अब आपको पता है औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पदों का योग मतलब 36,000 बटा कितने व्यक्ति हैं, कुल 5 व्यक्ति हैं। आप इसे भाग देंगे 5 से तो क्या होगा 7,200 रुपये इनका औसत वेतन होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 का घात 10 और 2 का घात 20 का औसत क्या होगा। 2 का घात 10 और 2 के घात 20 का औसत क्या होगा। तो आपको पता है औसत क्या होता है, औसत बता पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो 2 का घात 10 प्लस 2 का घात 20 बटा कितने पद हैं, 2 पद हैं। आप 2 का घात 10 ले लीजिए कॉमन, तो क्या होगा 2 का घात 10 से कॉमन 2 का घात 10 लिया 1 बचा, प्लस 2 के घात 20 से 2 का घात 10 निकल गया, तो कितना बच गया 2 का घात 10 बच गया। ठीक है, बटे में क्या है 2 है। आपको पता है यदि x का पावर m बटा x का पावर n है तो क्या हो जाता है x का पावर m माइनस n। 2 का घात 10 बटा 2 का घात 1 क्या हो जाएगा 2 का घात 10 माइनस 1 1 प्लस 2 का घात 10, ये क्या हो गया 2 का घात 9 इंटू 1 प्लस 2 का घात 10। फिर वापस गुणा करते हैं, 2 का घात 9, 2 का घात 9 इंटू 1 2 का घात 9 हो गया, प्लस 2 का घात 9 इंटू 2 का घात 10 2 का घात 19। तो ये है आपका आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है, यदि 10 छात्रों में से 3 की आयु 20 वर्ष, 4 की 21 वर्ष तथा 3 की 22 वर्ष है तो उनकी औसत आयु क्या होगी। 3 की औसत 20 वर्ष दिया हुआ है, 4 बच्चों की औसत आयु 21 वर्ष दिया गया है और 3 की औसत आयु 22 वर्ष दिया गया। कुल 10 बच्चे हैं, 3 3 6 4 10 बच्चे। तो 3 की आप क्या औसत निकालना है आपको, औसत क्या होता है पदों का योग। तो 3 का 20 है, 3 बच्चों का औसत 20 है तो उनका योग क्या हो गया 3 गुणा 20 प्लस 4 का 21 है तो 4 गुणा 21 प्लस 3 का 22 है तो 3 गुणा 22 बटे में 3 बच्चे फिर 4 बच्चे फिर 3 बच्चे, तो 3 गुणा 20 हो गया 60 प्लस 21 गुणा 8 हो गया 84 प्लस 3 गुणा 22 हो गया 66 बटा 3 प्लस 7 प्लस ये 10 हो गया। तो 60 और 84 हो गया आपका 144, 144 प्लस 66 हो गया 144 और 66 210 बटे 10, तो आपका आ गया 21। ठीक है, 21 वर्ष मतलब 10 बच्चों के औसत उम्र क्या है 21 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है 4.86 ग्राम, 5.69 ग्राम, 5.14 ग्राम, 4.71 ग्राम, 4.94 ग्राम और 5.04 ग्राम का औसत क्या है। यह प्रश्न PSC 2016-17 का प्रश्न है। इसमें आपको केवल क्या करना है, आपको अलग अलग राशियाँ दी हुई हैं, सभी राशियों का योग निकालिए और उसको बटे राशियों की संख्या कीजिए। तो आप देखेंगे 4.86 प्लस 5.69 प्लस 5.12 प्लस 4.71 प्लस 4.94 प्लस 5.04, इन सभी का योग करेंगे और कितनी राशियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 राशियाँ नीचे 6 लिखेंगे। इसको जब आप योग करेंगे 3.3036/6, इसको आप डिवाइड करेंगे ये होगा 5.06 तो ग्राम। ये है इसका औसत, लेकिन ऑप्शंस में ये कहीं नहीं दिया गया है तो ई होगा, इनमें से कोई नहीं नोटा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु जोड़ी जाती है तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु है, तो आप देख रहे हैं कितने विद्यार्थी हैं 39 स्टूडेंट्स हैं जिनका औसत आयु आपको दिया गया है 15 वर्ष, लेकिन शिक्षक की आयु को जोड़ देने से औसत क्या हो जाता है 3 माह बढ़ जाती है। तो आप देख रहे हैं इससे पहले के आपने जितने क्वेश्चन दिए थे उसमें औसत में जो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो रहा था वो उसी यूनिट में हो रहा था जिस यूनिट में दिया हुआ है। यहाँ यूनिट दिया है 15 वर्ष, लेकिन जो उम्र बढ़ रही है, औसत उम्र बढ़ रही है वो 3 माह दिया है।
तो वहीं आपको एक चेंज देखना है। तो सबसे पहले औसत के लिए आप क्या लिखेंगे, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग लिखेंगे 39 स्टूडेंट्स का औसत 15 है, तो 39 स्टूडेंट्स के आयु का योग क्या होगा 39 + 15। अब इसमें शिक्षक की आयु जुड़ी जो आपको ज्ञात नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे उसे x, ठीक है, लेट करेंगे x। नीचे क्या है 39 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर के आने से 39 + 1 40 स्टूडेंट्स। ये औसत आपको दिया हुआ है, पहले 15 था लेकिन अब बढ़ के क्या हो गया है 3 माह बढ़ गया है। तो आप अगर माह को या तो ईयर में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 3/12, 3 माह को आप लिखेंगे 3/12 ईयर, मतलब 1/4 वर्ष। क्लियर है। तो इसी 1/4 को आप क्या लिखेंगे +1/4। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 39 × 15 585 + x बराबर 15 चौको 60 + 1 61/4 गुणा 39 + 1 40, ठीक है, 4 10। तो ये हो गया आपका 585 + x बराबर 61 × 10 610। तो x का मान क्या होगा 610 - 585, मतलब 25 वर्ष है उस शिक्षक की आयु जिसे इस ग्रुप में शामिल किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है A, B, C तथा D न्यायालयों में राजनेताओं के विरुद्ध लंबित मामलों की संख्या क्रमशः 5000, 3000, क्रमशः 3000, 5000, 2000, 4000 और 1000 है, जिनमें निर्णय आने के बाद क्रमशः 50, 20, 10, 40 और 30 राजनेता दोष मुक्त पाए गए। अतः दोषी राजनेताओं का प्रति न्यायालय औसत है। आप देख रहे हैं कि बता रहे हैं राजनेताओं मतलब नेताओं के ऊपर अलग अलग न्यायालयों में इतने इतने हजार मामले लंबित हैं। उनमें जब उनका फैसला आता है तो आप देखते हैं कि 50, 20, 10, 40 और 30 रेस्पेक्टिव न्यायालयों में नेताओं को दोष मुक्त पाया जाता है। इसका मतलब जितने भी केसेस बच गए उसमें उनको दोषी पाया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है कि आपको दिया है पहले न्यायालय में 3000 मामले हैं, तो आप क्या करेंगे 3000 में से 50 हटा देंगे। 3000 मामलों में से 50 में किसी को दोष मुक्त पाया गया, मतलब कितने मामलों में से दोषी पाया गया, इसे पाया गया 2950 मामलों में से दोषी पाया गया। वैसे ही आप इसका निकालेंगे 5000 मामलों में से 20 में उससे दोष मुक्त पाया गया, मतलब 2980 में। ऐसे ऐसे आप सभी दोषी मामलों को निकालेंगे, उससे योग करेंगे और बटा फिर 1, 2, 3, 4, 5 से बटा करेंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन बड़ा होगा। इससे अच्छा आप और एक विधि लगा सकते हैं, जो क्या होगा आप लंबित मामलों का औसत निकाल लीजिए। आप ऐसे मामलों का औसत निकाल लीजिए जिसमें नेताओं को दोष मुक्त पाया गया है, फिर लंबित मामलों के औसत से दोष मुक्त वाले औसत को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा राजनेताओं जो दोषी हैं उसका औसत। क्लियर है। वही करते हैं। तो पहले हम इसका औसत निकालते हैं 3 + 5 + 2 + 4 + 1 बटा क्या होगा 5। ये क्या हो गया 5, 3, 8, 2, 10, 14, 1, 15, 15/5 मतलब 3। और ये किस में है सभी चीज़ें 1000 में चल रही, मतलब लंबित मामले न्यायालय में कितने हैं औसतन 3000 मामले पर न्यायालय में मामले लंबित हैं। ठीक है। इसका औसत निकालिए। ये क्या होगा 50 + 20 + 10 + 40 + 30 बटा ये भी 5, तो क्या होगा 50, 20, 70, 70, 80, 80 और 20, 120, 120, 30, 150/5 मतलब 30। ये हो गए जो दोष मुक्त राजनेताएं हैं, दोष मुक्त जो राजनेता हैं उनका औसत है ये। अब आप क्या कीजिए, अब लिखिए दोषी राजनेताओं का औसत। दोषी राजनेताओं का औसत क्या होगा, ये वाला औसत, मतलब लंबित मामलों का औसत। इससे आप माइनस कीजिए किसे, इसे, मतलब दोष मुक्त औसत। क्लियर है। तो ये आप देख रहे हैं कितना है 3000 माइनस ये कितना है 30, तो आपका आंसर आ गया 2980
170 राजनेता जो हैं दोषी पाए गए हैं उसका औसत है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है एक कार्यालय में 100 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन रुपये 16,000 है। प्रबंधन ने प्रत्येक कर्मचारी के मासिक वेतन में 5% की वृद्धि की, परंतु प्रत्येक कर्मचारी के पहले मिलने वाला 800 रुपये का मासिक यातायात भत्ता देना बंद कर दिया। नया औसत मासिक वेतन क्या होगा? आप देख रहे हैं कि टोटल 100 एम्प्लॉई हैं जिनका मासिक वेतन कितना है? 16,000 रुपये। ठीक है, 16,000 रुपये पर मंथ उन्हें क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है। इसमें उन्होंने क्या किया? 5% का इंक्रीमेंट किया। तो पहले देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ है? 5% किसका? 16,000 का। तो ये आपको मिलेगा 800 रुपये। ठीक है, 5% का इंक्रीमेंट करने पे उसको 800 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया? उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता था 800 रुपये उसे कट कर दिया। तो आप देख रहे हैं 800 रुपये का इंक्रीमेंट किया लेकिन 800 रुपये का डिक्रीमेंट भी किया। इसका मतलब कोई चीज़ उन्होंने ना बढ़ोतरी की ना घटोतरी की। तो यहाँ आपसे पूछा गया है अभी औसत पर मंथ कितना है, तो यही अभी भी औसत पर मंथ होगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है 5 संख्याओं का औसत 80 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 90 है, अतः हटाई गई संख्या क्या है? ये देखिए, ये 5 संख्या है जिसका औसत आपको 80 दिया है। इसमें से कोई एक संख्या हटा दी गई, सपोज ये हटा दिया गया, तो कितने संख्या बचे? इनका औसत दिया है 90। तो आप पहले क्या कीजिए, इन 5 संख्याओं का औसत यदि 90 था तो 5 संख्याओं का औसत 80 था, तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा? 400। ठीक है, इन 4 संख्याओं का औसत 90 है तो 4 संख्याओं का योग क्या होगा? 360। अब आप देख रहे हैं कि एक संख्या जो घटा है तो इस वाले संख्या से इसको यदि घटाएंगे तो हटा हुआ संख्या आपको मिल जाएगा। तो 400 से 360 हटेगा, हो गया 40। मतलब जो संख्या हटाई गई है वो 40 है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 जबकि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या है? क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं वही बच्चे मिलकर को तो ये टोटल क्लास बना रहे जो 120 का क्लास है। तो इन दोनों से मिलकर एक मिश्रण बना हुआ है, जिसे आप क्या है मिश्रण के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से। 39 को एक ले लीजिए, 15 को एक लीजिए, दोनों से मिल करके जो बना है औसत वो क्या है? 35 है। क्लियर है। आप इसका अंतर यहाँ लिखिए, मतलब 39 और 5 का अंतर हो गया 4। इन दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, 35 और 15 का अंतर हो गया 20। ये दोनों अनुपात आपको मिल गया 20:4, मतलब 5:1। अब आप देख रहे हैं 5 हिस्सा किसको प्रदर्शित कर रहा है? 39 को, मतलब पास वाले को। एक हिस्सा किसको प्रदर्शित कर रहा है? 15 को, मतलब फेल वाले को। आपसे पूछा गया है जितने व्यक्ति या जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो पास होने वालों का हिस्सा कितना है? 5 हिस्सा है। तो ये हो जाएगा 5, नीचे करेंगे 5 + 1 6, और कुल कितने स्टूडेंट्स हैं? 120 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका 20, 5 दूने 10, मतलब 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हुए हैं। इसका मतलब फेल कितने लोग हुए होंगे? 20 स्टूडेंट्स फेल हुए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे कहता है मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार के दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसे मंगल बुध की जगह में ट्यूसडे वेडनेसडे लिखता हूँ। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि शुक्रवार का तापमान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो मंगलवार का तापमान क्या होगा? ट्यूसडे का क्या होगा? ठीक है, आप देख रहे हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मैंने THR लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि ट्यूसडे और थर्सडे में कंफ्यूजन ना हो। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का तापमान का योग क्या होगा? 37 × 3। क्लियर है। तो 37 × 3 करेंगे तो ये हो गया 111। अब आप देखेंगे
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मतलब बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के तापमानों का योग क्या होगा 39 इंटू 3। तो ये आप देख रहे हैं कितना होगा 39 ही दिया है प्रश्न में, नहीं प्रश्न में 38 दिया है, माफी चाहूँगा, यहाँ 38 है, ये 38 इंटू 3। तो 38 इंटू 3 आपका कितना हो गया 114 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देख रहे हैं आपसे पूछा गया कि फ्राइडे का तापमान बताया गया 39 है, ट्यूसडे का क्या निकालना पूछा गया। आप क्या कीजिए, इस बड़े वाले समीकरण मतलब दूसरे समीकरण, ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण से पहले समीकरण को घटाइए। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे घटाना है। तो वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, थर्सडे से थर्सडे कट गया, क्या बच गया, फ्राइडे से ट्यूसडे घटाया गया है और यहाँ 114 से 111 घटाया गया है। ठीक है, ये आपका आ गया फ्राइडे माइनस ट्यूसडे बराबर 114 से 111 गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्राइडे का आपको तापमान प्रश्न में दिया गया है 39 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ट्यूसडे बराबर 3 डिग्री। तो ट्यूसडे हो जाएगा 39 माइनस 3 मतलब 36 डिग्री सेंटीग्रेड मंगलवार का तापमान है। क्लियर है। आज का हम क्वेश्चंस यहीं पे रोकते हैं। अब इसका अगला भाग मैं पार्ट 3 के रूप में दूंगा। यदि आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।